ओके जी, लास्ट हमने ओपेसिटी तक पढ़ लिया था, ऐसे ही है। ओपेसिटी की वैल्यू जो है किस रेंज में होती है? 0 to 1 है। क्या हम इसको डेसिमल पॉइंट में दे सकते हैं? दे सकते हैं, ठीक है। 0.1, 0.2, 0.4 का क्या मतलब है जी बिलाल भाई? 0.4 का मतलब 40%, ठीक है। ओके, CSS नेविगेशन बार है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आपका डेस्कटॉप स्क्रीन में होता है, बड़ी स्क्रीन में, लार्ज स्क्रीन में, और वर्टिकल आपका मोबाइल स्क्रीन में आ जाता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन रही होती है। जिस तरह अगर आप इस वेबसाइट में भी देखें कि स्मॉल में, इसमें तो नहीं बार, ये आपके पास फिर ये ऑप्शन आ रहा है साइड बार का। बहरहाल होता क्या है, ये जो नेविगेशन बार है ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हाइड हो जाता है बहुत सारी वेबसाइट्स में, और फिर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ड्रॉप डाउन की सूरत में नीचे की तरफ शो हो रहा होता है। तो बहरहाल इसको बनाते हैं, हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फिर ओपन विथ कोड, मेन फाइल हमारी कौन सी होती है? index.html। इंडेक्स का आई स्मॉल या लेटर अपर केस? ओके, मेन फाइल हमारी index.html, एक्सप्लेनेशन मार्क लर्निंग CSS। ओके, बॉडी के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? हेडर, मेन और जी बिलाल भाई तीसरा कौन सा होता है? फुटर। फुटर के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर पी एंड कॉपी 2024 ऑल राइट्स रिजर्व। ओके, नेविगेशन बार जो वो आपका हेडर में आता है, ठीक है। नेविगेशन बार एक्चुअल में होता क्या है? नेविगेशन बार हैविंग इजी टू यूज नेविगेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी वेबसाइट है। जब आप एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए, बजाय इसके कि आप लिंक्स को ढूंढें। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट है ई-कॉमर्स की, ठीक है, और आप अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स का पेज ही नहीं कहीं पे आप शो करवा रहे हैं। आप नेविगेशन बार में उसका लिंक ही नहीं आपने दिया हुआ है कि आप कोई भी यूज़र आके प्रोडक्ट्स के पेज पे जा सकता हो, तो आपकी वेबसाइट का कोई फ़ायदा है? कोई मकसद रहा? आपकी वेबसाइट का मकसद ही ये है कि प्रोडक्ट्स को सेल करना, और नेविगेशन बार में उसका लिंक ही नहीं है, यूज़र को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट्स के पेज पे जाना कहाँ पे है, ऑर्डर कैसे देना है। तो ये इस वजह से आपके पास ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इम्पोर्टेंट लिंक्स को नेविगेशन बार में ऐड करें। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट sira.com, अब इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे के सारे आपको नेविगेशन बार में मिल जाते हैं। होम, अबाउट, अब अबाउट में आपके पास सीरा, CEO एंड फाउंडर, टीम, एकेडमिक्स में आपके पास कोर्सेज आ गए, लाइब्रेरी आ गई, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये ऑप्शन, गैलरी, डोनेशंस के ऑप्शंस, रमदान, कैलकुलेटर जो हमारे टूल्स वगैरह हैं, और फिर देखें अप्लाई नो। और देखें अप्लाई नो को कलर भी चेंज किया गया ताकि यह प्रोमिनेंट हो, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट जो होते हैं नेविगेशन बार्स में लिंक्स, वो हम उसको इस तरह मैनेज कर रहे होते हैं। इस वेबसाइट में और बहुत सारे पेजेस हैं जो कि नेविगेशन बार में मौजूद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आपको एक सेक्शन में जाके आपको फिर मजीद ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। तो नेविगेशन बार इक्वल टू लिस्ट ऑफ लिंक्स। ऑलराइट, हेडर, हेडर के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा? नैव, नैव के अंदर एंकर टैग। अच्छा, इसके अंदर ना मोस्टली नैव के अंदर अनऑर्डर लिस्ट को भी यूज किया जाता है। अनऑर्डर लिस्ट और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स को, और हर लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग होता है, ठीक है। फिर उसकी स्टाइलिंग की जाती है तो ये लिस्ट ऑफ नेविगेशन, लिस्ट ऑफ लिंक्स बन जाते हैं। तो बहरहाल उसके बगैर भी पॉसिबल है। एंकर टैग href, index.html, और ये आपके पास होम, अबाउट, अबाउट, इसको हम तो वो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप की मदद से। लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दें तो उसकी वो लिस्ट आइटम्स जो है वो स्टाइलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। नैब को
अच्छा जी, नैब को हम कंटेनर में ले लेते हैं। ओके, अबाउट और ये आपके पास कॉन्टैक्ट और ये आपके पास इसको प्रोडक्ट्स कहते हैं बस आप। ठीक है जी, हमारे पास ये 4 होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और ये प्रोडक्ट्स। स्टाइलिंग के लिए आपके पास स्टाइल्स का फोल्डर और उसके अंदर या फिर CSS का फोल्डर और उसके अंदर स्टाइल डॉट CSS। हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर कौन सा होता है? स्टैटिक। और इसमें प्रॉपर्टीज कौन सी यूज करते हैं? मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, index.html और इसको हम लिंक कर लेते हैं कस्टम CSS लिंक CSS में style.css। ओके, ये लिंक हो चुका है। अब हम हेडर की स्टाइलिंग करते हैं। हेडर को टारगेट किया, बैकग्राउंड कलर #1D3557 और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। कंटेनर को स्टाइल कर देते हैं कंटेनर। इसकी विड्थ कितनी हमने रखी थी लास्ट टाइम? 70%। और मार्जिन 0 ऑटो। जी बिलाल भाई, मार्जिन 0 ऑटो से क्या होता है? हाँ जी, साथ वाले वो तो हो गया, लेफ्ट राइट ऑटो हो गया। ठीक है, इसको हम यूज क्यों करते हैं, क्या मकसद है इसका? कंटेंट को कंटेनराइज करने के लिए। ठीक है, वो तो हमने कंटेनर यूज कर लिया। इस प्रॉपर्टी से अब कंटेनर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी सर, सेंटर में आ जाएगा। किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को सेंटर में लाने के लिए हम मार्जिन 0 ऑटो करते हैं। ये सिर्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह के लिए नहीं है। मार्जिन 0 ऑटो। ओके, टेक्स्ट लाइन सेंटर और ये आपके पास हेडर के अंदर एंकर टैग जो है, इसका डिस्प्ले क्या होता है बाय डिफॉल्ट? इन लाइन होता है। तो हमने इसको करना है डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ताकि हम इसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकें। लाइक मार्जिन प्रॉपर यूज हो सके, पैडिंग प्रॉपर यूज हो सके, विड्थ और हाइट इसकी प्रॉपर यूज हो सके। तो पैडिंग हम इसको दे देते हैं 8 पिक्सल्स, ठीक है, और इसका कलर जो है हम कर देते हैं वाइट। ठीक है, इसमें अब टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन जो वो आपका खत्म हो जाएगा। पैडिंग थोड़ी और इंक्रीज करनी, और इंक्रीज कर लें, इसको 12 पिक्सल्स कर दें, तो ये देखिए आपके पास नेविगेशन बार आ गया। इसको आप क्या करें? ओके, हेडर के अंदर एंकर टैग पे जब भी होवर हो तो बैकग्राउंड कलर इसका वाइट हो जाए और कलर इसका जो हमने बैकग्राउंड वाला रखा है वो हो जाए। ठीक है, सेव किया, तो ये देखिए, और आपके पास हेडर ए ओवर हो गया। फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली एरियल कर दें, तो ये आपके पास एरियल फॉन्ट फैमिली। ठीक है, ओके जी। अच्छा, एंकर टैग ओवर करने से क्या होता है? जब ओवर का मतलब होता है जब हम उस एलिमेंट पे कर्सर लेके जाएंगे तो उस पर हम कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो जब भी हम इस पर कर्सर लेकर आएंगे तो बैकग्राउंड कलर इसका वाइट हो जाएगा और कलर इसका ये नेवी ब्लू हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमने कलर रखा था। तो ओवर का मतलब जिस भी एलिमेंट पे आप ओवर लगाएं तो उसका मतलब यही होता है कि जब भी आप उस पर कर्सर लेकर आए तो उसकी उसमें जो भी आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टाइलिंग उसकी अप्लाई हो जाएगी। जी क्लियर है? फुटर का बैकग्राउंड कलर सेम कर दें और
कलर इसका वाइट कर दें, टेक्स्ट अलाइन इसको सेंटर कर दें, पैडिंग इसको दे दें आप टॉप बॉटम 8 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0, सेव किया तो ये ठीक है। ओके, अच्छा एक और चीज़, अब देखिए हमारे पास कंटेंट कम है मेन में। लेट्स सपोज मैं मेन पे ऐड करता हूँ डॉट कंटेनर के अंदर h1 लर्निंग CSS, सेव किया तो आपके पास ये आ गया। मेन को बेशक आप अगर स्टाइल करना चाहें, पैडिंग टॉप बॉटम 60 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0। अच्छा एक और चीज़, हम CSS में भी जो स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं वो HTML एलिमेंट की तरतीब से ही कर रहे होते हैं। हेडर का कोड सबसे पहले आएगा, उसके बाद सारा मेन का कोड आ रहा होगा, जो भी आप लोग स्टाइलिंग करेंगे। फुटर का हमेशा लास्ट पे आ रहा होगा, ठीक है। इससे तरतीब रहती है और कोड को फाइंड करना ईजी रहता है आपके लिए। वैसे तो जब आगे आप लोग रिएक्ट वगैरह में जाएंगे तो उस टाइम सेपरेट ही फाइल्स बन रही होंगी, ठीक है। हम फुटर की सेपरेट फाइल्स बना रहे होंगे, हेडर की सेपरेट फाइल्स बनाएंगे, मेन के अंदर भी होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इन सब की सेपरेट फाइल्स बनाई जा सकती होंगी, ठीक है। तो बहरहाल उस टाइम हम देखेंगे, लेकिन कोड आप इस तरह इसको स्ट्रक्चराइज कर रहे होते हैं। ओके, अब दिखाना ये था कि लेट्स सपोज हेडर आपका टॉप पे, फुटर हम चाहते हैं कि हमेशा लास्ट पे रहे, कंटेंट कम हो या ज़्यादा हो। जिस तरह अभी आप लोगों ने CSS टेबल की असाइनमेंट जो की थी, उसमें आपने देखा होगा कि टेबल अगर कम भी है, फुटर आपका लास्ट पे ही आ रहा है। तो ये कैसे अचीव किया जा सकता है? बॉडी की हाइट कितनी होती है बाय डिफॉल्ट? जी समीर भाई, बॉडी की हाइट 100 क्या? नहीं, जिशदा दे। हाँ जी उस्मान भाई, बॉडी की हाइट बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? नहीं जी अरुण भाई, 100 ही होती है। हाँ जी अबू बकर भाई, 100। बॉडी की बाय डिफॉल्ट हाइट जो होती है ऑटो होती है, ठीक है। कंटेंट जितना उसमें ऐड होता जाएगा उसकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये बॉडी की हाइट होती है बाय डिफॉल्ट ऑटो, ठीक है। हम क्या करते हैं, मेन पे जाके, ठीक है, हेडर की हाइट कितनी है नजर आ रहे हैं? हेडर की हाइट ये आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये देखें हेडर लिखा हुआ, उसके आगे 1014.4 मल्टीप्लाई बाय 42.56 है। तो पहली वैल्यू विड्थ होती है, सेकंड वैल्यू आपकी हाइट होती है हमेशा, ठीक है। विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट है, तो इसकी हाइट है 42.56 है, और इसकी हाइट कितनी है 33.92। हम इनकी हाइट फिक्स कर देते हैं, इसको हम 42 कर देते हैं और इसको हम 34 कर देते हैं, ठीक है। हेडर की हाइट 42 पिक्सल्स और फुटर की हाइट कितनी हमने की है 34 पिक्सल्स। सेव किया तो ये देखें हेडर 42 हो गया और फुटर आपका 34 हो गया। मेन इसको मैं हाइट दे देता हूं 100 VH। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट है, ठीक है। व्यू पोर्ट हाइट है, व्यू पोर्ट हाइट का मतलब है कि आपकी वेबसाइट जिस भी स्क्रीन पे शो हो रही है, आपकी वेबसाइट इस टाइम जिस भी स्क्रीन में चल रही है उसकी जितनी हाइट है उतनी हाइट हो जाए, ठीक है। इससे ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनती है, ठीक है। अब देखें ना, कुछ की स्क्रीन साइज 1000 पिक्सल हो सकती है, कुछ की स्क्रीन साइज 2000 पिक्सल हो सकती है, कुछ की 1440 पिक्सल है, कुछ की 1500 पिक्सल है, कुछ की 1300 पिक्सल है। आप इस तरह कंडीशन तो नहीं ना लगा सकते हर स्क्रीन के लिए सेपरेट। तो व्यू पोर्ट हाइट का मतलब है कि जिस भी वो स्क्रीन में है, ठीक है, जिस भी वो स्क्रीन में है उसकी ऑटोमेटिकली हाइट एडजस्ट हो जाएगी। जी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब 100 VH का मतलब है कि यहाँ से लेकर मीन्स कि आपकी वेबसाइट जितनी स्क्रीन पे शो हो रही है उतनी हाइट उसकी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट होगी, ठीक है। ब्राउजर की जो इनर स्क्रीन है जहाँ पे आपकी वेबसाइट लोड हो रही है वो आपकी हाइट काउंट होगी।
मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा आपके पास ना स्क्रॉल बार अब आ जाएगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार। सेव किया मैंने तो ये देखें स्क्रॉल बार आ गया। हमने इसकी हाइट रखी थी 42 पिक्सल्स और इसकी हमने हाइट रखी थी 34 पिक्सल्स, ठीक है। इसकी हाइट हमने रखी है 100 VH। 100 VH का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी हाइट बनती है उतनी। फॉर एग्जाम्पल ये 1000 पिक्सल्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 1000 पिक्सल्स है। अब 1000 पिक्सल्स में आपके पास ये भी काउंट हो रहा है और ये भी काउंट हो रहा है। हमने क्या करना है, हमने 1000 में से इसकी हाइट को माइनस करना है और इसकी हाइट को माइनस करना है। तो जितनी भी स्पेस हमारे पास बच जाएगी वो हम मेन को एलोकेट कर देंगे, ठीक है। 1000 पिक्सल्स टोटल, हेडर की हाइट को माइनस करेंगे फुटर की हाइट को माइनस करेंगे, तो आपके पास जितनी स्पेस बचेगी वो हम मेन को एलोकेट कर देंगे। अब इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते हैं कैलसी। कैलसी का मतलब है कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो 100 VH माइनस 100 व्यू पोर्ट हाइट में से हम हेडर और फुटर की हाइट को माइनस कर देंगे। हेडर की हाइट कितनी थी 42 42 पिक्सल्स है और फुटर की हाइट कितनी थी, तो 42 प्लस 34 करें 76 पिक्सल्स, ठीक है। तो 76 पिक्सल हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए मैं जैसे 76 पिक्सल्स करूंगा, सेव किया मैंने, हेडर टॉप पे, फुटर आपकी स्क्रीन के लास्ट पे और बाकी जितनी भी स्पेस है वो हमने मेन को दे दिया। इसको स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें तो तब भी देखें ये प्रॉपर आपका हेडर टॉप पे, फुटर लास्ट पे और ये आपका मेन। स्मॉल से स्मॉल स्क्रीन में चले जाएं, हेडर आपका हमेशा टॉप पे रहेगा, फुटर आपका हमेशा लास्ट पे रहेगा, बाकी जितनी स्पेस है वो आपको मेन को मिल रही है, ठीक है। स्मॉल स्क्रीन में आ जाए तो ये देखें नहीं, जाहिर सी बात कम हो जाएगा। आप 100 से उसकी हाइट कम कर रहे हैं तो वो आपका लेआउट खराब हो जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि व्यू पोर्ट हाइट आपने कर की है 100 भी है, आप फुल स्क्रीन में से माइनस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखें एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। हमने मेन की हाइट फिक्स कर दी है, हमने मेन की हाइट फिक्स की है। लेट्स सपोज आपने 1000 पिक्सल में से 76 पिक्सल निकाल दिया, बाकी जो भी आपकी स्पेस बचती है 924 पिक्सल्स, 924 पिक्सल्स आपने हाइट को फिक्स कर दिया है। मैं इसमें कंटेंट इंक्रीज कर देता हूँ, सेव किया तो ये देखें, ठीक है। अब आपके पास ये आपका लेआउट खराब हो गया क्योंकि आपकी हाइट जो है मेन की वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है बस, बाकी कंटेंट जो है वो अब आपका ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन कंटेंट भी आपने देखना है। तो हम क्या करते हैं, हम स्टाइल में हाइट की बजाय मिनिमम हाइट रखते हैं, कम से कम हाइट इतनी हो, कंटेंट अगर इंक्रीज है तो ऑटोमेटिकली हाइट इंक्रीज हो जाएगी इसकी। अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो ये देखें अब फुटर आपका लास्ट पे आ जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये तरीका है, आप इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक ये तरीका है, एक फ्लेक्स बॉक्स की मदद से आएगा, हम वो फ्लेक्स बॉक्स में पढ़ेंगे फिर, वो इससे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। उसमें हम इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसमें वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्स बॉक्स का मतलब है फ्लेक्सिबल बॉक्सेज है, ठीक है। तो वो फ्लेक्स बॉक्स की मदद से काम आपका बहुत आसान हो जाता है। एनीहो इतना क्लियर है, कोई सवाल हो किसी का ऑनलाइन वालों में से? ओके अच्छा जी, अब जो मैंने आपको दिखाना था, लेट्स सपोज आप स्मॉल स्क्रीन में आते हैं। अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन है, मैं चाहता हूं कि मोबाइल स्क्रीन में मैं जैसे ही आऊं, ठीक है, तो ये जो लिंक आइटम्स हैं, ये नेविगेशन लिंक्स हैं, ये आपके इतने दिखने की बजाय ये आपके वर्टिकली आ जाएं, ठीक है। तो वर्टिकली करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जहां पर आपने
बात कर रहे थे कि जैसे ही हम मोबाइल स्क्रीन में आते हैं तो हम चाहते हैं कि वैसे तो यहाँ पे एक बटन आ रहा है, बटन के क्लिक करने पे आपकी नेविगेशन बार लिंक्स आइटम जो है ये फुल मीन्स कि इसकी विड्थ जो होती है 100% हो जाती है। तो आप लोग इसको फुल विड्थ कर देंगे। अभी इसका डिस्प्ले क्या है, एंकर टैगर डिस्प्ले क्या है, इनलाइन ब्लॉक है। तो स्मॉल स्क्रीन में आके हम क्या करते हैं, हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे आप ब्लॉक करेंगे तो ये देखें आपके पास ये इस तरह। अच्छा, और इसकी हाइट जो है बड़ी स्क्रीन में जाके हम इसकी हाइट जो है वो ऑटो कर देते हैं। तो ये देखें, ठीक है, बड़ी स्क्रीन पे जाके और सॉरी स्मॉल स्क्रीन में आके इसकी हाइट भी ऑटो कर देते हैं और इसका डिस्प्ले जो है वो हम ब्लॉक कर देते हैं। तो ये मीडिया क्यूरीज की मदद से पॉसिबल होगा, ठीक है, जो कि हम कल पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो मीडिया क्यूरीज की मदद से आप लोग इसको मैनेज कर रहे होते हैं। हम उसमें स्क्रीन का साइजेस डिफाइन कर रहे होते हैं। टोटल 6 ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। तो 6 ब्रेक पॉइंट्स की मदद से हम 6 ब्रेक पॉइंट्स की स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल स्क्रीन आ रही होती है। उस पर हम जाके क्या करते हैं कि हाइट हेडर की ऑटो हो जाए और हेडर ए जो है वो उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। और बड़ी स्क्रीन में आके हम दोबारा से इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और उसकी हाइट को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। मेन्यू कौन सा, वो आइकन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आइकन आता है। तो वो हम बूटस्ट्रैप का ही यूज़ कर रहे होंगे। getbootstrap.com। हम सिंपल आप लोग इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक जब आप लोगों की क्लास होगी तो उसमें हम इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप में क्या होगा, ये देखें, ये इसका ना नैबर बना बनाया आपको मिल रहा होगा, ठीक है। ये आपको बना बनाया मिल जाएगा और इसको आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते होंगे, ठीक है। अब देखें, जैसे आप स्मॉल स्क्रीन में जाते हैं आपके पास ये आ गया बटन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीडिया क्यूरीज की वगैरह की मदद से पॉसिबल है और ये जावास्क्रिप्ट की मदद से पॉसिबल है कि इस पर जब आप क्लिक करें तो ये आपके पास इस तरह इफेक्ट कर रहा हो। आपके पास जो डिस्प्ले जो आप इसको नन कर देते हैं वो आपके पास शो हो जाएगा। ओके जी, नेविगेशन बार के बाद CSS ड्रॉप डाउन, ये वही ड्रॉप डाउन है लेकिन ये सिर्फ CSS की मदद से पॉसिबल है। ये देखें, ठीक है, ड्रॉप डाउन टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे आपने ओवर किया तो आपके पास ये नज़र आ रहा है और ड्रॉप डाउन मेन्यू और ये आपके पास इमेज। बहरहाल ये आपके पास होवर करके यूज़ हो रहा है लेकिन ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट की वजह से कर रहे होंगे, ठीक। हाँ जी, ड्रॉप डाउन भी जावास्क्रिप्ट में ही आता है, ठीक है, क्योंकि होवर करने पे हम बहुत ही कम दिखा रहे होते हैं डाटा, ठीक है। हम क्लिक करने पे ही कर रहे होते हैं। देखें जिस तरह यहाँ पे भी आपके पास होवर करके स्टाइल तो चेंज हो रहा है लेकिन क्लिक करने पे आपके पास ये चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। ये सर्टिफिकेट्स, ये आपके पास एक्सरसाइजेज, तो ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे होंगे क्योंकि क्लिक करने पे जो भी आप उस पर बिहेवियर ऐड करना चाहते हैं, फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, वो आपका जावास्क्रिप्ट की मदद से पॉसिबल होता है। उसके बाद इमेज गैलरी, ये आप लोग गैलरी बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपके पास एक डिव है, डिव के अंदर इमेज है और इमेज के नीचे आपके पास पैराग्राफ है, ठीक है, एक और सेक्शन है, उसको आपने पैडिंग दी हुई है, ठीक है। कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस होती है वो क्या कहलाती है, पैडिंग, और बॉर्डर टू बॉर्डर जो स्पेसिंग है वो क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है। हाँ जी, ये अच्छा सवाल है आपका, इस पे करते हैं। हम यहाँ पर बना लेते हैं एक रो, ठीक है, आपकी एक रो हो जाएगी। रो के अंदर हम एक ले लेते हैं कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ठीक है। यही जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, बूटस्ट्रैप में जाके आप लोग इस तरह ही काम कर रहे होंगे। अभी हम स्टाइलिंग खुद करते हैं, बूटस्ट्रैप में जाके आपको बनी बनाई मिल रही होगी, ऐसे ही साथ में। तो एक रो के अंदर हमने कितने कॉलम्स ले लिए, तीन। इसको हम कह देते हैं कार्ड, और ये आपका कार्ड 1,
कार्ड आपका ये 2 और ये आपका कार्ड 3। रो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, कॉलम बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो, प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपके पास डॉट कार्ड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव किया, अपने कोड में है। अब ये देखें, तो एक रो है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। उसके अंदर 3 कॉलम है और हर कॉलम के अंदर आपके पास एक कार्ड है, ठीक है, ऐसे ही है। अब हम चाहते हैं कि ये कार्ड जो है ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हो, एक ही रो में आ रहे हो। इस टाइम कॉलम जो है ये आपके पास कॉलम है एक है, इसका डिस्प्ले क्या है? ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक क्यों है? डिव है, ठीक है। डिव आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इसकी विड्थ जो है वो 100% है। सबसे पहले आप लोग इसको डिस्प्ले कर दें इन लाइन ब्लॉक। जैसे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक होगा, आप लोग बल्कि इन लाइन ब्लॉक करने की भी बजाय आप इसकी विड्थ को चेंज करें। आपकी टोटल विड्थ कितनी होती है? 100%। 100 को 3 पे डिवाइड करें, 33.33%। तीनों कॉलम की विड्थ जो है वो 33.33% हो जाएगी। सेव किया तो ये देखिए ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये तीनों जो है वो एक रो में ही आए, तो अभी इसका डिस्प्ले क्या है? ब्लॉक है। इसका डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक करते हैं। सेव किया, लेकिन अभी भी ये एक लाइन में नहीं आ रहे। क्या वजह बनती है? 70% के अंदर का वो 100% काउंट करेगा, उसका इशू नहीं है। इशू क्या बन रहा है ये देखें, यहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रही है। ये स्पेस क्यों आ रही है जी? स्पेस होती क्यों होती है? बाय डिफॉल्ट तो नहीं होती हर एक स्पेस वो जैसे लाइन ब्रेक करके नीचे लिखते हैं। हाँ जी, हम जब VS कोड में लाइन को ऐड करते हैं, ये देखें हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने पे ये एक स्पेस ऐड करते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब जब आप इसको यहाँ पे इस तरह करेंगे, अब आपके पास कोई स्पेस नहीं है, तो अब ये आपका प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। ये देखें, तो याद है मैंने कहा था कि 100% में अगर आप 0.001% भी या 1 पिक्सल भी ऐड कर देते हैं तो आपका लेआउट खराब हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको 100% पे ही रखना है। अब ये एक लाइन में आ गया, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इनके दरमियान स्पेसिंग आए, तो इनके दरमियान स्पेसिंग के लिए अव्वल तो हम बॉर्डर को यूज ही नहीं करते हैं, ऐसे ही है। सेव किया तो आपके पास सिर्फ ये रह गया। अब आप चाहते हैं कि इनके दरमियान स्पेसिंग आए, ठीक है। इनके दरमियान स्पेसिंग के लिए आप विड्थ को जो सॉरी कॉलम को जो है पैडिंग लेफ्ट राइट जो है वो आप 12 पिक्सल्स की बजाय 8 पिक्सल कर दें। सेव किया तो ये देखें कंटेनर की हाइट कंटेनर की कंटेनर के 300 ज्यादा नहीं होगी? कंटेनर की विड्थ नहीं, कंटेनर के अंदर अब जो एलिमेंट है ना वो 100% ले रहा है अपने पेरेंट का, ठीक है। अब उसका पेरेंट जो है वो 70% हो गया। मुझे समझ नहीं है आपकी आपकी बात बहुत कम आई है जी जी। हम्म,
इसकी बात कर रहे हैं तो ये आपका फ्लेक्स बॉक्स की मदद से ठीक हो जाएगा। जब हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे तो उससे ये ठीक हो जाएगा। फिर आप उसको नेक्स्ट लाइन में कि आप 10 लाइन भी ऐड कर दें तो वो इफेक्ट नहीं कर रहा होगा। हाँ जी, क्लियर है ये। बाकी आप इस कार्ड की स्टाइलिंग कर सकते हैं। जी बोलिए। नहीं नहीं नहीं, इनलाइन ब्लॉक जो है वो इनलाइन एलिमेंट होते हैं। इनलाइन ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट होते हैं, लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हैं। तो हमने इनलाइन कर दिया ना उसको। तो इनलाइन ये एक्चुअल में इनलाइन है, ठीक है। ये देखिए ये एक ही लाइन में अब आ रहे हैं, लेकिन आप इसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकती हैं, लाइक मार्जिन, पैडिंग, हाइट और विड्थ। ठीक है, ओके। कार्ड की अब अगर आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो कार्ड में से बॉर्डर ख़त्म कर दें और इसकी आप हाइट इंक्रीज कर दें, लेट्स सपोज 200 पिक्सल्स। सेव किया तो आपके पास ये, इसमें आप शेडो ऐड कर दें, CSS शेडो। ये एक वेबसाइट है CSS स्कैन, गेट CSS स्कैन, जिसमें CSS बॉक्स शेडो एग्जाम्पल्स, इसमें आप कोई भी इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें तो ये आपका बॉक्स शेडो ऐड हो जाएगा। हमने टेक्स्ट शेडो पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स शेडो है। अब देखें यहाँ पर है, ये आपके पास बॉक्स शेडो आ गया, ठीक है, बॉक्स शेडो। अब आपके पास यहाँ पे आप इसको बॉर्डर रेडियस ऐड कर दें 4 पिक्सल्स, तो आपके पास ये बॉर्डर रेडियस आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे ना बॉर्डर रेडियस आ रहा है। बाकी इसको अगर आप सेंटर में लेकर आना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो वो चीज़ भी पॉसिबल है, लेकिन फिल वक्त अगर आप सिर्फ टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें तो ये सेंटर में आ जाएगा। वर्टिकली सेंटर में नहीं आ रहा है, आ सकता है, वो इजी बहुत है, लेकिन वो फ्लेक्स बॉक्स के साथ बहुत इजी है। ठीक है, अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो किस तरह कर सकते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हमने, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, इन 3 प्रॉपर्टीज की मदद से आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी टेक्स्ट को आप सेंटर में ला सकते हैं। सेव किया तो देखें अब ये परफेक्ट पिक्सल, ना एक पिक्सल कम ना एक पिक्सल ज़्यादा, ये 100% एक्यूरेट और सेंटर में है। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स की वजह से काम बहुत आसान हो चुका है स्टाइलिंग का। अब आप लोग मज़ीद इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, इसमें फॉन्ट साइज़ जो है 48 पिक्सल्स करते हैं, फॉन्ट वेट जो है बोल्ड करते हैं, फॉन्ट फैमिली जो है एरियल करते हैं। ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे ही ये कार्ड ओवर हो तो बैकग्राउंड कलर जो है ये हो जाए और कलर जो है वाइट हो जाए। सेव किया तो ये देखें। अब आप इसमें मज़ीद वही एनिमेशन लगा सकते हैं कि ट्रांजिशन जो है ऑल 1 सेकंड में। ठीक है, ये जो इफेक्ट पड़ रहा है ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड ज़्यादा है तो आप इसको 0.5 सेकंड कर दें, 0.25 सेकंड कर दें या 0.3 सेकंड कर दें। ठीक है, तो ये ठीक है, ये ट्रांजिशन। तो इस तरह ये काम कर रहे हैं। इसमें मज़ीद एनिमेशन लगा सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस पर कर्सर है ये रोटेट हो जाए, ठीक है, 360 डिग्री पे। तो आई थिंक ओवर करने पे ट्रांसफॉर्म हो जाए, रोटेट 360 डिग्री। ये देखें अभी हाँ जी, तीनों के कलर चेंज करने हैं तो वो फिर आप एक को ना टारगेट करें, आप हर एक को सेपरेट टारगेट करेंगे। यहाँ पे भी हमने कार्ड किया, फिर आप कार्ड 1 ले लें, आप कार्ड 2 लें और ये आप कार्ड 3 लें। तो अब आप जाके कार्ड होवर, ट्रांसफॉर्म, कलर, बैकग्राउंड कलर, आप सिर्फ इसको बैकग्राउंड कलर उठाएं
और कार्ड 1 का जो है बैकग्राउंड कलर ये कर दें, कार्ड 2 का बैकग्राउंड कलर रेड कर दें और कार्ड 3 का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप ब्राउन कर दें। तो ये देखें, ठीक है। तो इस तरह ये एनिमेशन वगैरह ट्रांसफॉर्म वगैरह आप यूज़ कर रही होती हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, अभी हमने इसको कार्ड को सिर्फ मतलब बॉर्डर रेडियस दिया है, वरना और बहुत सारी यानी कि आपकी एनिमेशन वगैरह होती है, आप उस कार्ड का डिज़ाइन ही टोटल चेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं CSS की मदद से, डिज़ाइनिंग हर तरह की हो जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, एंकर टैग टारगेट, वो वाले एंकर टैग को गेट करो या सिलेक्ट करो जिसको एट्रीब्यूट मिला हुआ है टारगेट। अब ये देखें, ये एंकर टैग विदाउट टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है, इसमें टारगेट एट्रीब्यूट नहीं है। ये एंकर टैग इसमें टारगेट एट्रीब्यूट है और ये एंकर टैग इसमें भी टारगेट एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये टारगेट सिलेक्ट किस तरह कर रहे हैं कि वो एंकर टैग को सिलेक्ट करो जिसमें एट्रीब्यूट टारगेट है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, येलो। अब देखिए 2 एलिमेंट है जिसमें ये आपको मिला हुआ है, आप साथ में वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। वो वाला एंकर टैग जिसमें एट्रीब्यूट टारगेट है और इक्वल अंडरस्कोर ब्लैंक। अब वो वाले एलिमेंट को टारगेट करो जिस एंकर टैग है और उसमें एट्रीब्यूट टारगेट है और उसकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक। नहीं नहीं, ये CSS है, ये सिलेक्टर्स है, एट्रीब्यूट्स की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स हैं। इसमें आपके पास हमने एक्चुअल में मोस्टली यूज होता है फॉर्म्स पे, ठीक है। हमने फॉर्म्स पढ़े हुए हैं, जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब के लिए मोस्टली एक ही एलिमेंट यूज होता है, कौन सा, फॉर्म्स के लिए इनपुट, ठीक है। इनपुट की हम सिर्फ टाइप चेंज कर रहे होते हैं, टाइप टेक्स्ट, टाइप ईमेल, टाइप पासवर्ड और इनपुट की टाइप रेडियो, ठीक है ना। इनपुट की टाइप चेक बॉक्स है, इनपुट टाइप फाइल, इनपुट की टाइप ईमेल हो गया, और भी बहुत सारे यानी कि डेट है, टाइम है, डेट टाइम लोकल है, तो उसकी मदद से हम इसको टारगेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आपके पास लर्निंग CSS, इनपुट की टाइप टेक्स्ट नेम, फुल नेम, ID, फुल नेम, इनपुट की टाइप टेक्स्ट और लास्ट नेम, और ये भी आपके पास लास्ट नेम, इनपुट की टाइप ईमेल। style.css में गए, यहाँ पे जाके इनपुट को टारगेट करो, विड्थ उसकी कर दो 100%, डिस्प्ले उसका कर दो ब्लॉक। इनपुट की बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या होते हैं, इनलाइन, ठीक है, हमने इसको ब्लॉक कर दिया। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, हमारा ये कलर, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स, पैडिंग आप इसको दे दें टॉप बॉटम 8 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट भी 8 पिक्सल्स, और आप इसको कह दें मार्जिन जो है, मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल्स। सेव किया, अपनी वेबसाइट पे है तो ये देखें, ठीक है। ये इनपुट के पास अब आपके पास ये इनपुट आ गए सारे, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट, और ये आपके पास ईमेल। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये जो स्टाइलिंग है ये मैं सिर्फ इनपुट की टाइप टेक्स्ट को दूँ, ठीक है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो भी ऐड कर लेता हूँ, जेंडर, सेव किया,
तो इस पर भी सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये देखिए ये भी डिस्प्ले आपका ब्लॉक हो चुका है, इसमें भी पैडिंग वगैरह वही ऐड होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इनपुट की टाइप सिर्फ टेक्स्ट हो, उस पर यह स्टाइलिंग अप्लाई हो। तो मैंने क्या करना है, इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब जैसे मैं सेव करूंगा तो ये देखिए ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, बाकी दो आपके पास सिंपल एज इट इज वैसे ही आ गए। ठीक है, तो ये इस तरह आप इनको मैनेज कर रहे होते हैं। इसमें एक और चीज़ है, इनपुट की टाइप ईमेल को हम टारगेट करते हैं। इनपुट टाइप ईमेल, इसको आईडी देते हैं। अच्छा, आईडी ईमेल मिली हुई है। इनपुट जिसकी आईडी है ईमेल। ठीक है, हम एलिमेंट्स को इस तरह भी टारगेट कर सकते हैं। इनपुट जिसको आईडी क्या मिली है, ईमेल। ये देखिए आपको बता भी रहा है कि इनपुट एलिमेंट होगा और उसकी आईडी क्या होगी, ईमेल। इसको आप करें विड्थ 300 पिक्सल्स। ठीक हो गया। और बाकी स्टाइलिंग जो है वो आपकी डिस्प्ले ब्लॉक बॉर्डर ये सारी चीज़ें आप ऐड करते हैं। ठीक है, आपके पास ये एलिमेंट इस तरह आ गया। आपने अक्सर देखा होगा इवन के जिस तरह यहाँ पे भी इस वेबसाइट पे है। अच्छा, पहले क्या होता था यहाँ पे, एक मिनट तो अभी उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। पहले इसमें वेबसाइट में था कि यहाँ पे सिर्फ सर्च आइकन होता था। आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं वो सर्च आइकन जो वो फुल स्क्रीन में इस तरह आ जाता था एनिमेशन की वजह से। आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इनपुट टाइप ईमेल, विड्थ इसकी 300 पिक्सल्स, इनपुट हैशटैग ईमेल, जब हो फोकस। जब आप इस पर क्लिक करते हैं और लिखने लगते हैं तो वो फोकस हो जाता है। ठीक है, हॉवर आपका कर्सर जब आता है और फोकस आपका जब आप उस पर क्लिक करते हैं और आप उस पर टाइप कुछ करते हैं तो वो फोकस में ऐड हो जाता है। ठीक है, उसमें फोकस ऐड हो जाता है और आप उसमें फिर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। लाइक बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। तो अब देखिए मैं अगर इस पर फोकस कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं जैसे इस पर फोकस करूँगा इसका बैकग्राउंड कलर येलो होता है, और जब मैं कर्सर निकाल रहा हूँ तो आपका वो दोबारा से एज इट इज आ जाता है। तो ये आपका फोकस है। मैं जैसे ही इसमें से फोकस मीन्स के कहीं और पे क्लिक करता हूँ तो वो फोकस खत्म हो जाता है। ये अब आपका ब्लर हो चुका है। ठीक है, फोकस, फोकस का ऑपोजिट ब्लर। ये याद रखिएगा, ये आप लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स वगैरह की मदद से आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सिटी का नेम लिखता हूँ। ठीक है, मैंने सिटी नेम लिखा। मैं जैसे ही इसको ब्लर करता हूँ मीन्स के इस पे से फोकस खत्म कर देता हूँ, नेक्स्ट फील्ड हमारी नेक्स्ट जो इनपुट की टाइप है, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही है लेकिन वो जिप कोड है। ठीक है, जिस तरह लेट्स से फॉर्म को फिल कर रही है, फैसलाबाद आ गया, सिटी आ गया, सिटी के बाद आपके पास जो फील्ड है वो जिप कोड की है कि आपने जिप कोड को एंटर करना है। ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट पे फोकस करेंगे उसमें से ब्लर किया, यहाँ पे जिप कोड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, फैसलाबाद का जिप कोड क्या होता है, 38,000। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट की मदद से ये 38,000 जो है ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप वेबसाइट्स को यूजर एक्सपीरियंस बेहतर कर रहे होते हैं। यूजर इंटरफेस होता है जो यूजर को नजर आ रहा है। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि यूजर कम से कम काम करें, ऑटोमेटिकली सारी चीजें काम कर रही है उसके लिए। और नेविगेशन बार भी जो है ये तो आपका स्टाइल हो गया। फॉर एग्जाम्पल यूजर आपकी वेबसाइट पे कोई चीज खरीदने आया है। ठीक है, प्रोडक्ट्स या कोई चीज खरीदने आया है। फॉर एग्जाम्पल आप दराज की वेबसाइट है। ठीक है, दराज की वेबसाइट पे वो चीज़ों को खरीदने आया है। नेविगेशन बार में ऑप्शंस ही नहीं है प्रोडक्ट्स के पेज पे जाने का। इंटरफेस जितना बेहतर हो, जितना मर्जी प्यारा हो, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं बेहतर है। ठीक है, यूज़र जिस मकसद के लिए आया है वो मकसद ही नहीं उसका पूरा हो सक रहा है। ठीक है, यूज़र कोई चीज़ को खरीद ही नहीं सकता है तो ये उसका एक्सपीरियंस बैड होता है।
तो यूआई और यूएक्स दोनों बेहतर होना चाहिए। यूआई स्टैंड्स फॉर, यूआई यूएक्स एक सेपरेट डिजाइनिंग की फील्ड है, जो कि ग्राफिक डिजाइनर्स और यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर मीन्स के मिलकर काम कर रहे होते हैं। वो एक बंदा भी हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप काम होते किस तरह हैं। अगर कोई कंपनी वेबसाइट बनवाना चाहती है, सब यूजर एक्सपीरियंस, यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस, यूएक्स स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस। कोई भी कंपनी या कोई भी क्लाइंट है, लेट्स सपोज मैं एक वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ, मेरे माइंड में फंक्शनैलिटीज़ हैं, मेरे माइंड में कुछ खाका सा है कि किस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए। मैं सबसे पहले यूआई यूएक्स के पास जाऊँगा, मैं अपनी वेबसाइट, अपनी मोबाइल ऐप्स को मैं डिज़ाइन करवाऊँगा उससे। उसके बाद जब एक बार डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, अब मैं जाऊँगा वेब डेवलपर्स के पास, वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर्स के पास। वेब डिज़ाइनर ने वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, वेब डेवलपर ने डेवलपमेंट करनी है, फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, ये जो चीज़ है, ये डिज़ाइनर ने डिज़ाइन कर दिया है। सबसे पहले ये डिज़ाइन हमारे पास आया यूज़र इंटरफेस यूज़र एक्सपीरियंस वाले बंदे से, हमने उसको कोडिंग की मदद से डिज़ाइन कर दिया। अब इस पे फैसलाबाद लिखने पे नेक्स्ट फील्ड में जिप कोड ऑटोमेटिकली जो आएगा, ये वेब डेवलपर का काम होगा। ठीक है, और ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम होगा। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर्स भी दो तरह के, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। अब ये फॉर्म है, फॉर्म को जब मैंने सबमिट किया, सबमिट करके डाटा मैंने सर्वर पे भेजा, अब ये आगे बैक एंड डेवलपर का काम होगा कि उसने डाटा को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह स्टोर करवाना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोग मिलके एक वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं। तो ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम, बैक एंड डेवलपर का काम, डेटाबेस इंजीनियर का काम, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर का काम, ये सारे काम जब एक बंदा कर रहा हो, वो फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है, कि वो सारी चीज़ें ही कर रहा है। तो आप लोग इंशाल्लाह फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यूआई, कोई भी बड़ी जो वेबसाइट है ना, वो सबसे पहले वेबसाइट को डिज़ाइन ही करवाती है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मुझे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना दो, मैंने आपको कह दिया ई कॉमर्स, आपकी डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन है, डिज़ाइनिंग बहुत बेहतरीन है, आप कोडिंग की वजह से कर सकते हैं। आपने उसको क्या डिज़ाइन करना है, आपको जब पता ही नहीं कि डिज़ाइनिंग है क्या। क्या ई कॉमर्स वेबसाइट तो बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं आप पर, तो आपने सबसे पहले मुझे ये कहना है कि आप मुझे डिज़ाइन तो दें, आपको डिज़ाइन क्या चाहिए, मैं अपनी मर्जी से बना दूँ। ठीक है, कल को आपने कहना कि यार ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसको आप चेंज कर दें, तो घर पे आपकी तो मेहनत लग रही है। एक तो ये है कि आप या फिर पैसे लेंगे। बहरहाल इस तरह काम नहीं होते हैं, प्रोफेशनल चीज़ें वो प्रोफेशनली सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो रही होती हैं, तो क्लाइंट भी सेटिस्फाई होता है, हम हमारे लिए भी काम ईजी होता है, हमें सोचना नहीं पड़ता है ज़्यादा। ओके, अब हमारे थे इस पर, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या, बैकग्राउंड कलर की बजाय हम इसकी विड्थ जो है 100% कर देंगे। ठीक है, सेव किया। अब देखें, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी विड्थ 100% हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशंस की मदद से हो। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकंड कर देते हैं, सेव किया। तो ये देखें, तो ये आपकी एनिमेशन वगैरह, तो आप इस तरह स्टेप स्टेप छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है ये? फॉर्म्स हो गया, काउंटर्स, वेबसाइट लेआउट। ये वेबसाइट लेआउट जो है आपकी मोस्टली वेबसाइट पे हेडर, नेविगेशन मेन्यू भी मोस्टली हेडर में आ रहा होता है, लेकिन इस वेबसाइट में जो इनका लेआउट है वो इस तरह का है। सबसे ऊपर हेडर है, देन आपका नेविगेशन मेन्यू है, ये नेविगेशन मेन्यू, लेफ्ट साइड पे कंटेंट, सेंटर पे मेन कंटेंट, राइट साइड पे कंटेंट है, और लास्ट पे आपके पास क्या आ जाता है, फुटर। हेडर टॉप पे, दरमियान में मेन कंटेंट, और लास्ट पे आपके पास फुटर। इस तरह ही होता है। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड पे बहुत रेयर चांसेस हैं कि इस तरह के वेबसाइट के डिज़ाइन वगैरह बन रहे होते हैं, बहरहाल इस तरह नहीं बनते। हाँ, अलबत्ता डैशबोर्ड में ये चीज़ आपके पास आ रही होती है। लेफ्ट साइड पे आपके पास नेविगेशन लिंक्स वगैरह होते हैं, और राइट साइड पे आपके पास कंटेंट वगैरह होता है। यूनिट्स आपके पास विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज वगैरह जो है वो आप लोग पिक्सल्स की मदद से दे सकती हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पिक्सल्स, लेकिन पिक्सल जो है वो आपका एब्सोल्यूट यूज है,
ठीक है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट से मुराद के आप इसको रिलेटिव नहीं बना सकते, आप इसकी मदद से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है। जब आपने किसी एलिमेंट को विड्थ और हाइट वगैरह देनी है तो बहुत रेयर चांस होता है कि आप उसको पिक्सल्स की मदद से दे रहे हो, अदरवाइज आप उसको परसेंटेजेस या फिर व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ की मदद से दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, याद है हमने मैक्स विड्थ पढ़ा था, ठीक है। हमने एलिमेंट को 500 पिक्सल्स दे दिया था, तो जैसे ही स्क्रीन स्मॉल होती है तो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाता है। ठीक है। वही अगर हम परसेंटेज की मदद से दें तो वो आपका 100% एक्यूरेट काम कर रहा होता है। ठीक है ना। स्क्रॉल बार नहीं आता, जैसे स्क्रीन स्मॉल होती रहती है वो ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ को एडजस्ट कर रहा होता है परसेंटेज के मुताबिक। ठीक है। तो पर पिक्सल्स और बाकी सब चीज़ों में इंशाल्लाह हम वक्त के साथ पढ़ रहे होंगे। बाकी इसमें ई एम, आर ई एम, आर ई एम जो है वो रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट है। ई एम जो है रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट है। 2em means 2 times of the size of the current font. For example, इसको अब समझिएगा आप लोग। div, div के अंदर मैंने p ले लिया, पैराग्राफ। बॉडी का जो फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट कितना होता है जी? 8 फॉन्ट साइज जी नहीं, 16। ठीक है, 16 पिक्सल होता है बाय डिफॉल्ट। आपका फॉन्ट साइज जो है वो 16 पिक्सल्स है। बॉडी फॉन्ट साइज इक्वल टू 16 पिक्सल। तो आपका 1 REM जो है, R स्टैंड्स फॉर रूट है। ठीक है, R से आप रूट समझ लें, REM रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। आपका रूट एलिमेंट जो वो बॉडी है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे बॉडी के अंदर होते हैं। 1 REM इक्वल टू 16 पिक्सल्स होता है। 1 EM इक्वल टू जो इसके पेरेंट का, इसको मैं स्टाइल देता हूं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। ठीक है, मैंने डिव को फॉन्ट साइज क्या दिया 20 पिक्सल। अब मैं ये ना पी एलिमेंट को स्टाइल कर रहा हूँ। ठीक है, आपने यही समझना है कि मैं ये पी एलिमेंट पे स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं पैराग्राफ को 1 REM देता हूँ तो उसका फॉन्ट साइज क्या होगा 16 पिक्सल। अब अगर मैं उसी पैराग्राफ को 1 EM देता हूँ तो इसका फॉन्ट साइज क्या होगा 20 पिक्सल। अब पैराग्राफ ने EM का मतलब है अपने पेरेंट को देखो, EM का मतलब है अपने पेरेंट को देखो, और REM का मतलब है कि रूट को देखो, रूट एलिमेंट को, बॉडी। बॉडी, ठीक है, बॉडी का फॉन्ट साइज क्या है बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल्स होता है। तो 1 REM कितना हुआ 16 पिक्सल, 2 REM कितना हुआ 32 पिक्सल। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इसको 0.5 कर दें तो ये आपका 8 पिक्सल्स काउंट होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 3 EM कर देता हूँ, अब बॉडी का फॉन्ट साइज आपका 16 पिक्सल्स है, और div जो कि पेरेंट है ऑफ पी एलिमेंट, उसका फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल है। तो 3 EM कितना बनेगा 60 पिक्सल बनेगा। REM रूट को देखेगा, EM जो है वो अपने पेरेंट को देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज कितना है 20 पिक्सल। अगर आप इसको 10 पिक्सल्स कर देते हैं और यहाँ पर आके आप इसको 10 पिक्सल्स कर देते हैं तो अब 3 EM कितना होगा 30 पिक्सल्स होगा। और अगर यही मैं 3 REM कर देता हूँ तो अब कितना होगा जी समीर भाई, कितना होगा, कितना होगा 90 कैसे होगा जी मतीन भाई, जी अबू बकर भाई,
जी बिलाल भाई, बिलाल भाई चुप गए। 48 हाँ जी बिलाल भाई, कितना होगा? 48 है। आर ही हमने देखना है रूट एलिमेंट को। रूट एलिमेंट का फॉन्ट साइज क्या है? 16 रूट फॉन्ट साइज जो है वो आपका 16 पिक्सल्स है। तो 3 REM आपका 48 पिक्सल्स होगा, और 3 या आप इसको कहते हैं 8 EM इक्वल टू कितना होगा? 80 पिक्सल्स। 2.5 EM। जी बिलाल भाई, 2.5 EM कितना होगा? कैसे? आप इसकी कैलकुलेशन करें ना। EM का मतलब है ये अपने पेरेंट एलिमेंट को देखेगा, ठीक है बिलाल भाई। EM जो है वो अपने पेरेंट को देखेगा। इसके पेरेंट का फॉन्ट साइज कितना है? कितना फॉन्ट साइज है जी? यहाँ पे देखे ना, div जो इसके इसका पैराग्राफ का P एलिमेंट पेरेंट है, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज कितना है? 10 पिक्सल। 10 को मल्टीप्लाई करें 2.5 से तो ये कितना बनेगा? 25, ठीक है, तो ये 25 पिक्सल बनेगा। अब अगर यही हम 2.5 REM करें तो 2.5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना बनेगा? 40 बनेगा। ठीक है, समय लग रही है? जी मतीन भाई, जी आसिफ भाई, समय लगी? हाँ जी जैद भाई, पक्की बात है जी। रिलेटिव फॉन्ट साइज के लिए मीन्स के हमने अगर पिक्सल्स में दिया, फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स है, मैं 10 पिक्सल्स के मुताबिक पिक्सल्स में नीचे 100 एलिमेंट्स हैं, मैं 100 एलिमेंट को पिक्सल्स में फॉन्ट दे देता हूँ। कल को मैं पेरेंट का साइज चेंज कर देता हूँ तो मुझे 100 जगह जाके दोबारा चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही है। तो अगर हम EM में दें तो जब आप उसके पेरेंट का चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक हर जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह REM, तो ये REM और EM में ही मोस्टली दिया रहता है, पिक्सल में भी दे सकते हैं, इशू वाली बात नहीं है। सबसे पहले होता क्या है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज और बहुत सारी डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म या बहुत सारी वेबसाइट में सबसे पहले बॉडी का फॉन्ट साइज जो है वो 10 पिक्सल्स कर दिया जाता है ताकि EM और REM को कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। 16 को REM में कर रहे होंगे तो मुश्किल होता है कैलकुलेशन वगैरह में, यही अगर आप 10 में करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये? कोई सवाल हो? ओके, स्पेसिफिसिटी और इम्पोर्टेंट, और ये आपका मैथ फंक्शंस। बहरहाल मैथ फंक्शन हमने कैलकुलेट पढ़ लिया है, ठीक है, जो कि मोस्टली यूज होता है कैलकुलेट में। आप प्लस माइनस कर रहे होते हैं, जिस तरह 100 VH माइनस हमने हेडर और फुटर की हाइट को माइनस कर दिया, उसी तरह विड्थ को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये कैलकुलेट जब आप डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे होंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस स्टेरिक और मीन्स के मल्टीप्लाई और डिवीजन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली प्लस माइनस ही यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट जो हम इसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि नमाज का टाइम हो जाएगा तो कल आप लोगों की CSS इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एडवांस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके एक मीडिया क्यूरीज और एक फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है, और साथ साथ ये ग्रेडियंट्स हैं जो कि हम कल ही करेंगे। 2 मिनट का ये टॉपिक है ग्रेडियंट्स के, बैकग्राउंड कलर को ग्रेडियंट में किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। ग्रेडियंट कलर्स होते क्या हैं? ये आपके ग्रेडियंट कलर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डार्क है और यहाँ पे ये लाइट शेड आ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जब आप लोग कर रहे होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे मजीद देखें पिगी पिंक, ये आपका जे शाइन, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट कलर, जिस तरह आप लोग 2 कलर दें, 3 कलर दें, ठीक है, ऊपर नीचे जो भी आपने करना हो।
लेफ्ट राइट आप लोग इस तरह कर सकते हैं, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो ये आप लोग सिंपल। अब ये देखें, गेट CSS, क्लिक टू कॉपी, बॉडी में जाके या फिर मेन में जाके, क्योंकि हेडर और फुटर का आपने दिया हुआ है, चलिए आप इसको ख़त्म कर दें, हेडर और ये फुटर, बॉडी को जाके पेस्ट करते हैं, सेव किया, अपनी वेबसाइट में है, तो ये आपके पास ग्रेडियंट कलर आ गया, तो ये आपका ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, बरल कलम इसको पढ़ेंगे किस तरह ये काम कर रहा होता है। तो बरल ये ग्रेडियंट कलर्स हैं आपके। ठीक है, उसी तरह आपने कोई और कलर देखना है, फॉर एग्जांपल हम कलर जो देख रहे थे, हमारा जो कलर है यहाँ पे रॉयल 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 रॉयल, ये रॉयल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पेस्ट, अल्लाहु अकबर,